सावन का महीना था। गांव में रक्षाबंधन की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। कच्ची गलियों में औरतें चूड़ियां, मिठाई, रंग बिरंगी राखी खरीद रही थी। धूप के बीचों बीच हवा कहीं ना कहीं महकती थी, ताजे लड्डू, हल्की सी मिट्टी की गंध। शालिनी जो शहर में पढ़ती थी, इस बार अपने गांव बेलगट्टा लौट गई थी। सालों बाद वह अपने भाई रोहित को राखी बांधने आ रही थी। रोहित और शालिनी बचपन से बहुत करीब थे, लेकिन 3 साल पहले एक भयानक हादसे में उनके छोटे भाई अजय रहस्यमय तरीके से कुएं में गिरकर मर गया। तब से घर में एक अजीब सी चुप्पी थी। माँ अब भी अजय के कमरे को नहीं खोलती थी और हर रक्षाबंधन पर वो कोना खाली रहता था जहाँ अजय बैठा करता। उस शाम शालिनी अपनी माँ के साथ राखी खरीदने गई। बाजार में भीड़ थी, लेकिन जैसे ही वह पुरानी गली में पहुंचे, एक बूढ़ी औरत ने उनका रास्ता रोक लिया। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले और आंखें लाल थी। वह धीमी आवाज में बोली, राखी इस बार तीनों को बांधना, वरना। शालिनी हंसकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। वह सोचने लगी कि इसे कैसे पता है। चलो यहाँ से चलते हैं। माँ ने उसका कसकर हाथ पकड़ लिया और बिना पीछे देखे बाजार से निकल गई। घर लौटते वक्त भी माँ चुप थी। जब शालिनी ने अपनी माँ से पूछा, उस औरत से कभी बात मत करना माँ। लेकिन शालिनी को रात भर नींद नहीं आई। आधी रात को खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। टिक टिक टिक। जब उसने पर्दा हटाया, बाहर अंधेरे में एक धुंधला सा चेहरा था, ठीक अजय जैसा। और फिर आवाज आई, दीदी राखी बांधना मत भूलना। अगली सुबह रोहित घर के आंगन में झूला ठीक कर रहा था। गांव में लोग रक्षाबंधन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन शालिनी का मन बेचैन था। उसे अजय की वो रात याद आ गई जब उसकी लाश कुएं से निकाली गई। गांव वालों ने कहा खेलते खेलते गिर गया, लेकिन शालिनी को याद था उससे एक रात पहले अजय ने कहा था, कुएं में मुझे कोई बुलाता है माँ। माँ ने उस कुएं को तब से पक्का बंद करवा दिया। दोपहर को वह बूढ़ी औरत फिर से दिखी। इस बार वो घर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और होठ नीले। वह धीरे से बोली, 3 कलाई 3 धागे, तभी बचेगा तेरा भाई का भाग्य। रोहित उस वक्त बाहर आया। उसने उस औरत को डांट कर भगा दिया, लेकिन जाते जाते उसने ऐसा कहा जिससे सबको सन्न कर दिया, अजय अकेला नहीं है, अब वो अकेला नहीं लौटेगा। रक्षाबंधन से एक रात पहले बिजली चली गई। गांव में अंधेरा छा गया। हवा अजीब तरह से भारी थी। शालिनी छत पर बैठी थी जब उसके आंगन में हल्की सी हरकत दिखी। वहां रोहित खड़ा था, या शायद वो रोहित नहीं था। उसका चेहरा अजय जैसा लग रहा था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली थी। दीदी राखी लाई? उसकी आवाज धीमी और गहरी थी। शालिनी डरकर पीछे हटी और सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। उसने दरवाजा बंद किया और सांसें रोककर खड़ी रही। दरवाजे के पीछे से फुसफुसाहट आई, 3 धागे बांधना, वरना एक एक कर सब यहाँ आएंगे। रक्षाबंधन की सुबह घर में पूजा की तैयारियां चल रही थी। मिठाई की खुशबू, फूलों का बदना, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन शालिनी को लग रहा था कि घर में कोई तीसरा भी मौजूद है। दोपहर को दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहित ने दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक पुराना डिब्बा था। वो बोली, ये तेरे लिए राखी का तोहफा। डिब्बा खोलते ही अंदर 3 लाल धागे थे, लेकिन वो सामान्य राखी के धागे नहीं थे। उनसे मिट्टी, खून और लोहे की मिली जुली गंध आ रही थी। माँ ने तुरंत डब्बा बाहर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन शालिनी ने देखा वो धागे खुद ब खुद जमीन पर रेंगते हुए फिर से दरवाजे के पास आ गए। शाम को राखी बांधने का समय आया। शालिनी ने रोहित को राखी बांधी, लेकिन जैसे ही उसने तिलक लगाया, हवा अचानक ठंडी हो गई। दिए की लौ कांपने लगी और घर के कोने से अजीब सी फुसफुसाहट आने लगी, 3 कलाई 3 धागे, वरना सब यहाँ आएंगे। 3 कलाई 3 धागे, वरना सब यहाँ आएंगे। 3 कलाई 3 धागे, 3 कलाई 3। तभी दरवाजे अपने आप खुला। बाहर खड़ा था अजय, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और पीछे धुंध में कई अजीब से साए दिखाई दे रहे थे।
अजय ने हाथ बढ़ाया। दीदी तीसरी राखी कहाँ है, मुझे भूल गई। कमरे का तापमान गिरता गया। दीवारों से खून की बूंदें टपकने सी लग रही थी और पीछे खड़े साए धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। अगले भाग में सच्चाई का पर्दाफाश होगा, तीसरी कलाई का रहस्य। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसी मजेदार कहानियां सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। दीवारों से खून टपक रहा था। ये सब इतना अचानक हुआ कि शालिनी की सांसें थम गई। उसने पीछे खड़े साए धीरे धीरे से घर में घुसते हुए देखे। उनके आकार इंसान जैसे, लेकिन चेहरे नहीं थे, बस धुंधली धुंध की लकीरों से बनी शक्लें। अजय ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, दीदी तीसरी राखी कहाँ है? रोहित जो अब तक हैरान खड़ा था एकदम से आगे बढ़ा। तू अजय नहीं है। लेकिन उसके बोलते ही एक साया उसकी तरफ झपटा और उसके कंधे पर अपने धुंध से भरा हाथ रखा। रोहित के चेहरे के रंग उड़ गए, जैसे उसकी सारी ताकत खींच ली गई हो। माँ ने पूजा की थाली उठाई और मंत्र पढ़े, लेकिन धुएं के बीच वो थाली जैसी हवा में जम गई। अजय का चेहरा अब और भयानक हो गया। उसकी आंखें गहरी काली खाई जैसी और होठों पे अजीब सी मुस्कान। तभी धुएं में एक हंसी सुनाई दी, हल्की लेकिन काटने जैसी तेज। धुएं में आकृति बनी बूढ़ी औरत की, जो अब जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। तीसरा धागा मेरे पास है, शालिनी चीखी। नहीं! उसके हाथ में लटक रहा था एक लाल धागा, लेकिन उस पर खून की बूंदें टपक रही थी। बूढ़ी औरत ने शालिनी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तू तीसरी राखी मुझे बांध दे, तेरे भाई की जान बच सकती है। शालिनी ने कांपते हुए पूछा, लेकिन किसकी कलाई पर? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए धुएं में एक आकृति बना दी। वो अजय का शरीर था, लेकिन उसका चेहरा आधा जल चुका था और उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। ना जाने वो बूढ़ी औरत क्यों उस धुएं वाले अजय से उसकी बहन को राखी बंधवाना चाहती थी, जैसे कि वह अजय कोई और है और जब शालिनी उसे राखी बांधेगी तो वह उसकी बहन बन जाएगी। आखिरकार शालिनी ने कांपते हाथ से धागा उठाया। जैसे ही उसने अजय की कलाई के पास धागा लाया, धागा खुद ब खुद जलने लगा, लेकिन आग ठंडी थी, बर्फ जैसी ठंडी, जो त्वचा में जलन की बजाय सिरहन भर रही थी। अजय ने आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर एक पल के लिए इंसानियत लौटी, लेकिन उसी क्षण एक साया जोर से चिल्लाया और धुएं में निकल गया। पूरा कमरा गहरा अंधेरा हो गया और अब धुएं से बनी अजीब आकृतियां बनने लगी। माँ जमीन पर गिर पड़ी और रोहित ने शालिनी का हाथ पकड़ लिया। हमें यहाँ से निकलना होगा शालिनी। चारों ने दरवाजा खोला और बाहर भागे, लेकिन बाहर का आंगन भी धुएं से भरा था। गांव की गलियां खाली थी, बस कुछ पुराने पेड़ों की परछाई। ना जाने अचानक से पूरे गांव में ये कैसा माहौल बन गया था। दूर कुएं की तरफ पानी गिरने की आवाज आ रही थी, लेकिन गांव में तो कोई कुआं था ही नहीं। अजय का भूत अब उसके साथ साथ चल रहा था, जैसे उनका पीछा नहीं बल्कि उन्हें रास्ता दिखा रहा हो कि उन्हें कहाँ जाना है। बूढ़ी औरत की आवाज फिर गूंजी, अभी कलाई बाकी है। आखिर वो गांव के किनारे पहुंचे। वहां एक पुराना कुआं था, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। अब उसका ढक्कन खुला था और अंदर से काला धुआं निकल रहा था। अजय उस कुएं के पास रुक गया और बोला, तीसरी कलाई यही है। शालिनी ने अंदर झांका और देखा कि कुएं के तल पर कोई खड़ा है। वो इंसान नहीं था, एक लंबा साया, जिसके हाथ पतले लंबे और आंखों की जगह बस लाल चमक दिखाई दे रही थी। अचानक कुएं के अंदर से वो लंबा साया बाहर कूदा और उसने अपना हाथ बढ़ाकर शालिनी की कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श बहुत ठंडा था, साथ ही जैसे उसकी नसों से वो खून खींच रहा हो। अजय ने चिल्लाकर कहा, इसे बांध दो वरना ये सबको ले जाएगा। धुआं और गाढ़ा हो गया और अब ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सायों से घिरा है। रोहित ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर शालिनी को खींचा, लेकिन साया उसे कसकर पकड़ रखा था। शालिनी ने धागा उस साई की कलाई पर बांधना शुरू किया, लेकिन आधी ही बांध पाई थी कि अचानक तेज हवा का झोंका आया और सब कुछ धुंध में गुम हो गया। जब धुआं थोड़ा साफ हुआ, अजय गायब था। बूढ़ी औरत भी वहां नहीं थी, बस कुआं अपने आप फिर से बंद हो चुका था। लेकिन शालिनी की कलाई पर अब भी साई के ठंडी उंगलियों के निशान थे। और तभी उसने कान के पास एक फुसफुसाहट सुनी, हम अभी खत्म नहीं हुए, हम अभी खत्म नहीं हुए, कहानी अभी सारी है, आगे सच भी अंधेरे में ही शामिल है। ये जानने के लिए वीडियो साथ ये कहानी है मरुस्थल के एक जिले की, जहाँ एक वीरान खदान में भूतिया चुड़ैल का बसेरा था। कहते हैं कि वो रात के तीसरे पहर निकलती थी
और उसकी चीखें सुनकर इंसान की रूह कांप जाती थी। उस खदान में जाने के लिए सभी को मना किया जाता था। गांव की बूढ़ी दादी कहानी सुनाती थी, मत जाना उस खदान में बेटा, वहां सोना नहीं, मौत है। 50 साल पहले उस खदान में एक औरत को जिंदा दफन कर दिया गया था। ये कहानी पूरे गांव में प्रचलित थी। अब वो चुड़ैल बनकर हर रात निकलती है। विनय हंसते हुए बोलता है, दादी आजकल चुड़ैल वगैरह कहाँ होती हैं, मैं देख लूंगा कौन सी चुड़ैल है। राहुल बोला, भैया मत जाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। दूर इन कहानियों को सुनते हुए कुत्तों के रोने की आवाज लगातार आती थी। अगली सुबह सुनसान रास्ता, सूखे पेड़, कांटों की झाड़ियां, खदान का मुंह बड़ा काला गड्ढा लग रहा था। झींगरों की आवाज, हवा की सनसनाहट और कदमों की आवाज के साथ विनय बोला, देख राहुल, अगर सच में सोना मिला तो माँ का इलाज करवा दूंगा। मैं जा रहा हूँ, डरपोक नहीं हूं मैं। राहुल बोला, भाई मेरी बात सुनो, मत जाओ प्लीज। विनय अकेले खदान के मुंह में उतरता है, हाथ में टॉर्च की हल्की पीली रोशनी। अंदर अंधेरा, दीवारों पर झड़ती मिट्टी, खून के धब्बे, जली हुई लकड़ियों का हड्डियों का ढांचा, टपकते पानी की आवाज और धीमी सी महिला की कर्राहट। दीवार से खून की धारा बह रही है और ऊपर से किसी काली साड़ी का टुकड़ा लटका हुआ है जो हवा से हिल रहा है। विनय धीरे आवाज में बोला, ये खून और ये हड्डियां, क्या है यहाँ, कौन है यहाँ? अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी। सामने पत्थरों के ढेर के ऊपर एक परछाई खड़ी थी। उसके उलझे बाल, बिना पुतलियों की आंखें, मुंह से काला खून टपकता और उसका शरीर अधजला, लहूलुहान और उसके पैरों की जगह सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। क्यों आए हो? किसने बुलाया? ये खदान मेरी है, अब तेरा शरीर भी मेरा है। उसकी हंसी कांपती हुई जैसे लोहे को घसीटने की आवाज आ रही हो। मुझे प्लीज जाने दो। चुड़ैल का हाथ लंबा होकर विनय की गर्दन के पास आता है। उसकी उंगलियां हड्डी जैसी, खून से सनी और नाखून लोहे की कील जैसे। अब खदान के अंदर चारों तरफ से चुड़ैल की हंसी गूंज रही है। विनय को दिखता है आसपास कई लाशें लटकी हुई हैं। किसी की आंखें निकली हैं, किसी के मुंह पे कीड़े निकल रहे हैं। कीड़ों की आवाज और वो लाशें एकदम से धड़ाम से नीचे गिरती हैं। ये खदान चुड़ैल की कब्र है। यहाँ जिसने भी सोने के लालच में कदम रखा, उसकी मौत पक्की है। विनय का शरीर जकड़ गया, उसकी सांसें रुकने लगी और चुड़ैल की आंखों से आग जैसी रोशनी निकलने लगी। राहुल खदान के बाहर बैठा रो रहा था। अचानक उसे विजय की चीख सुनाई दी। वह कांपता हुआ खड़ा होता है और अंदर भागता है। राहुल की आंखों में आंसू और हाथ में लकड़ी का मोटा डंडा। राहुल चिल्लाता है, विनय भाई, मैं आ रहा हूँ। अंदर पहुंचते ही राहुल देखता है विनय हवा में उल्टा लटका हुआ है। चुड़ैल उसकी छाती चीर रही है, खून टपक रहा है। तू भी आया है, अच्छा हुआ, अब दोनों की बलि एक साथ लूंगी। उसके मुंह से निकलती आग, इंसानी चीखों की गूंज। भाई छोड़ दे इसे, भगवान के लिए छोड़ दे। खदान के अंदर चारों तरफ धुआं और आग की चीखें। चुड़ैल दोनों को घसीट रही थी। दीवार पर खून के निशान, उनका भागना मुश्किल हो चुका था। हड्डियां टूटने की आवाज और चुड़ैल की हंसी, जैसे शमशान में लाशें जलने की आवाज आ रही हो। कहते हैं इस खदान से आज तक कोई जिंदा नहीं निकला। जो गया उसकी चीखें रात के तीसरे पहर आज भी सुनाई देती हैं। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल तो अब शुरू होगा। खदान के अंदर चारों तरफ अंधेरा, दीवार से खून टपक रहा है। चुड़ैल की आंखों से आग जैसे रोशनी निकल रही थी। चुड़ैल अपना लंबा हाथ विनय के पेड़ को चीर रही थी। विनय की आंखें सफेद हो रही थी। तुम दोनों का खून मेरी शक्ति बढ़ाएगा। मुझे ये खदान छोड़नी है, तुम्हारे शरीर में समाकर। राहुल डरते हुए पीछे हटता है, पर विनय की दर्द भरी आवाज सुनकर लकड़ी उठाता है और चुड़ैल पर हमला करता है। राहुल बोलता है, छोड़ दे, मर जा तू चुड़ैल।
चुड़ैल का मुंह पूरा खुल जाता है। उसके मुंह में काले कीड़े रेंग रहे हैं। राहुल लकड़ी से मारता है पर चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता। चुड़ैल की चीख से सारी दीवार से और आत्माएं निकलती हैं। सबके चेहरे जले हुए, आंखें बाहर, मुंह खुले। सैकड़ों आत्माएं अब एक साथ चीख रही हैं। पूरी की पूरी खदान दहक रही है। ये सब उस खदान के मजदूर थे जिन्हें चुड़ैल ने मार दिया था। अब वो इसके आदेश पर काम करते थे। चुड़ैल बोलती है, इन्हें भी भूख लगी है, अब तुम दोनों से इनका पेट भरूंगी। आत्माएं धीरे धीरे राहुल और विनय की ओर बढ़ती हैं। विनय की आंखों से खून बह रहा है। विनय डरावनी आवाज में राहुल से बोलता है, राहुल भाग जा, चुड़ैल मुझ में घुस रही है। चुड़ैल का आधा शरीर विनय के अंदर समा चुका है। उसकी आंखों में से सफेद आग जैसी रोशनी। राहुल भागता है पर खदान का रास्ता गायब हो चुका है। सामने सिर्फ अंधेरा और दीवारों पर खून। पीछे से चुड़ैल की हंसी गूंज रही है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये मेरा साम्राज्य है। राहुल रोते हुए बोलता है, कोई तो रास्ता दिखा दो, कोई तो बचा लो। राहुल थक कर उसकी सांसें तेज हैं और उस सामने चुड़ैल का डरावना चेहरा है। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलती हैं और खदान के अंदर आग, धुआं। विनय और राहुल दर्द भरे चेहरों के साथ चुड़ैल के विकराल रूप का सामना कर रहे होते हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी इसमें असली खेल शुरू था। भागने की कोशिश मत कर, अब तेरी आत्मा यही कैद होगी। सिर्फ चुड़ैल इतनी बात बोलती है। हवा की सनसनाहट के बीच जहां चुड़ैल ने विनय के शरीर को कब्जे में कर लिया था, अंधेरा गुप्त था। अचानक दीवार पर लाल और काली रोशनी चमकने लगती है। खून उबलता दिख रहा है। हड्डियों की माला दीवार पर टंगी है। विनय का चेहरा आधा इंसानी और आधा चुड़ैल है। विनय चुड़ैल की आवाज में बोलता है, राहुल तुझे पता है मरना तो सबको है, पर मैं तुझे ऐसे मारूंगी कि तेरी आत्मा दर्द से तड़पती रहे। राहुल जैसे तैसे खड़ा होता है। सामने विनय का वो रूप देखकर उसकी रूह कांप जाती है। हाथ में पड़ी टूटी लकड़ी उठाकर वह हमला करता है। विनय लड़, उससे लड़, तू उसे खुद से दूर कर, तुझे खुद को बचाना होगा। विनय का शरीर कांपता है। उसके शरीर पर दर्द के भाव आते हैं, पर चुड़ैल का कब्जा धीरे धीरे उसके दिमाग पर होने लगता है। अचानक खदान की जमीन फट जाती है। उसमें से काले धुएं के साथ चुड़ैल का असली रूप बाहर आता है। 10 फीट लंबा, उलझे बाल, काली ज्वली त्वचा, मुंह से खून और कीड़े। अरे कोई तो बचाओ। कोई नहीं बचाएगा, तुम दोनों का अंत मेरे हाथों लिखा है। चुड़ैल दोनों हाथ फैलाती है। उसके हाथों से काली आग निकल रही है। दीवार पर लाशें जलने लगती हैं। विनय की आंख से आंसू बाहर आ रहे हैं। वह राहुल की ओर देखता है, जैसे आखिरी बार दोस्त को याद कर रहा हो। भाई मत रुक, मत, मैं अब चुड़ैल। विनय का शरीर अचानक हवा में उड़ जाता है। उसकी छाती से काला धुआं निकलता है जो सीधा चुड़ैल के मुंह में समा जाता है। राहुल पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन खदान का रास्ता धुएं और आग से भर चुका है। चुड़ैल की हंसी हर दिशा में गूंज रही है। वो दौड़ता रहा पर खदान का रास्ता नहीं मिला। हर तरफ सिर्फ मौत और चुड़ैल का साम्राज्य। राहुल ठोकर खाकर गिर जाता है। चुड़ैल उसके ऊपर झुकती है। राहुल खुद को कैसे बचाता है वो आपको पार्ट 2 में दिखेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।